इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है डिफाइन इम्पल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। देखें इम्पल्स क्या है, जब एक सडन फोर्स एक थोड़े से टाइम के लिए लगती है तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं। हमने टॉपिक के अंदर इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास ये इम्पल्स की डेफिनेशन आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इम्पल्स को स्केलर, इम्पल्स एक स्केलर तो नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्यों वेक्टर है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए इम्पल्स वेक्टर है। इसके बाद ये हमने अभी अभी फॉर्मूला बनाया था F इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, टाइम को मैं दूसरी तरफ ले गया, टाइम को दूसरी तरफ ले जाके ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन गया, इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी हम कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यही बात उसने दूसरे सेंटेंस में पूछी थी, हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो हमने क्या बता दिया, दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसके बाद वो कह रहे हैं स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, explain why under certain conditions this law is useful even though the system is not completely isolated। एक तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखनी है, फिर हमने इंपॉर्टेंस बतानी है आइसोलेटेड सिस्टम की, तीसरे नंबर पे हमने ये बताना है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड ना भी हो तो फिर हम इस लॉ को फिर भी यूज़ कर लेते हैं। इसकी क्या रीज़न है जी। सबसे पहले तो हम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये है फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दोनों को ऐड किया तो टोटल इनिशियल मोमेंटम बन गया। ये है m1 v1 प्राइम फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी m2 v2 प्राइम, दोनों को ऐड किया तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बन गया। इसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, सिर्फ इंटरनल फोर्सेज होती हैं जो एक्ट कर रही हैं। सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल फोर्सेज इज कंसिडर्ड ओनली, its importance can be felt by following examples in which system is isolated। देखिए हमारे पास एक तो ये एग्जांपल है रॉकेट propulsion, इसमें भी सिस्टम आइसोलेटेड था, तो जितने मोमेंटम से गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं उतने ही मोमेंटम से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है गन एंड बुलेट वाली, जितने मोमेंटम से, चूंकि सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, जितने मोमेंटम से बुलेट आगे की तरफ जाएगी उतने ही मोमेंटम से राइफल बैकवर्ड एक रिकॉइल देती है। When the system is not completely isolated। अब देखिए फर्ज कर लें हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो दोनों पर लग रही है। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का उनकी कोलिशंस में कोई खास अमल दखल नहीं है, इसलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं और हम कह सकते हैं द सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली आइसोलेटेड। प्योरली आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब है सिस्टम आइसोलेटेड ना हो तो फिर भी हम एक्सटर्नल फोर्स को इग्नोर कर सकते हैं। कब? व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इंटरनल फोर्सेस, देन वी इग्नोर दीज स्मॉल फोर्सेस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैन बी अप्लाइड टू गेट अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। हमने इलास्टिक कोलिजन बतानी है, इनइलास्टिक कोलिजन बतानी है और उसके बाद ये बताना है कि बाउंसिंग बॉल इन दोनों एग्जांपल्स में कैसा बिहेव करेगा। गिव प्लॉसिबल रीजंस फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। वो कह रहे हैं साथ ही सॉलिड रीजन भी बताए कि काइनेटिक एनर्जी मोस्ट केसेस में, मोस्टली केसेस में कंजर्व क्यों नहीं होती। तो देखें सबसे पहले तो इलास्टिक कोलिजन है, एक ही इसकी डेफिनेशन है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो कोलिजन इलास्टिक होगी। एग्जाम्पल ऑफ बाउंसिंग बॉल, फर्ज कर लें एक बाउंसिंग बॉल है जिसको हमने ड्रॉप किया, ये ज़मीन से टकरा के वापस गई, अगर तो ये सेम इनिशियल हाइट पे वापस चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब ये ज़मीन से टकरा रही थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का कोई भी हिस्सा लूज नहीं हुआ और उसने सारी की सारी दोबारा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्शन की जितनी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया था। सारी की सारी पोटेंशियल कैनेटिक में कन्वर्ट हुई और फिर सारी कैनेटिक वापस उतनी ही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब है कोलिजन के दौरान कोई भी कैनेटिक एनर्जी लूज नहीं हुई। हम कह सकते हैं दैट द कोलिजन इज इलास्टिक अगर वो बाउंसिंग बॉल वापस इनिशियल सेम हाइट पर
आ जाता है, सेम इनिशियल हाइट पर वापस आ जाता है। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और अगर यहाँ भी हम बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं व्हेन बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट डज नॉट बाउंस बैक टू द सेम इनिशियल हाइट। अगर ये सेम इनिशियल हाइट पे वापस नहीं आता, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, जब वो जमीन से टकराया तो वापस उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली, इसीलिए वापस उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिली। ड्रॉप तो हमने इसको ज़्यादा हाइट से किया था, लेकिन वापस ये कम हाइट पे गया, फिर मज़ीद कम हाइट पे वापस जाएगा और ये काम चलता जाएगा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हर कोलिजन में लूज होती जा रही है, इसीलिए ये इनिशियल हाइट पर वापस नहीं आया। अगर ये इनिशियल हाइट पे वापस नहीं आया तो हम कह सकते हैं द कोलिजन इज इनइलास्टिक। अब नेक्स्ट हमने इस बात की रीज़न बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी मोस्ट केसेस में कंजर्व क्यों नहीं होती। सिंपल सी बात है, जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है फ्रिक्शन की वजह से, साउंड एनर्जी पैदा होती है उनकी कोलिजन की। ये सारी एनर्जीज कहाँ से आती हैं? उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी का ही कुछ हिस्सा हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी की फॉर्म में हमें बाहर मिल रहा होता है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादातर केसेस में कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एटसेट्रा में काइनेटिक एनर्जी का काफ़ी सारा हिस्सा लूज हो सकता है। दैट्स वाई it does not remain conserved. Question number 12 में कह रहा है explain what is meant by projectile motion, derive an expression for time of flight and range of projectile। फिर हमने ये भी बताना है show that for the maximum range the projectile should be thrown at an angle 45 degree with horizontal। सबसे पहली बात तो ये कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है तो ये लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट में नहीं आएगा। अगर ये शॉर्ट में आता तो या तो टाइम ऑफ फ्लाइट का पूछता, या रेंज के सिर्फ फॉर्मूला का पूछता, या सिर्फ ये पूछता कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे आती है, इसके अलावा कुछ ना पूछता। लेकिन अगर ये सारी बातें उसने पूछी हैं, इसका मतलब है ये शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आ सकता है। लॉन्ग में अगर आएगा तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कर देंगे। हमने अपने टॉपिक में वो डिटेल में पढ़ा हुआ है, 2 डायमेंशनल मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन कर देंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो टाइम चाहिए होता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम वर्टिकल मोशन को कंसिडर करते हैं। वर्टिकल मोशन में हम क्या कुछ जानते हैं? सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट वी साइन थीटा, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट माइनस जी। अगर आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप मेन लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है। इसके बाद चूंकि प्रोजेक्टाइल वापस अपनी इनिशियल हाइट पे आ जाता है, इसका मतलब है उसका जो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, जिसे मैं कैपिटल Y कह रहा हूँ, ये 0 है, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग बिल्कुल सेम लेवल पे आ गए हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है, जिसको वर्टिकल मोशन के लिए लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट, s की जगह y लिख दिया। और फिर अगले स्टेप में मैं y को 0 कर दूंगा, और उसके बाद वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा पुट कर दिया, ए वाई की जगह माइनस सी पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो गया, वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस वाला लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, और इस तरह से उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया। हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू जी इंटू टी। यहाँ पे आगे अगले स्टेप में हमारे पास कुछ कैंसिलेशन होगी, टाइम कैंसिल हो गया, और फिर हमने टाइम को एक तरफ रहने दिया, 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई किया, जी के साथ डिवाइड कर दिया, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। इसके बाद हम रेंज के लिए बात करेंगे। रेंज क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद हम रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमें क्या कुछ पता है? हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वी आई कॉस थीटा, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना लिया जाता है? 0, क्योंकि कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हो, दैट्स वाई ई एक्स इज 0। एस यानी डिस्टेंस की जगह एक्स यानी रेंज हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को दोबारा यूज़ करते हैं, सेम वही सारा कुछ करना है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को एक्स कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, और एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास देखें, एस की जगह मैंने आर लिख दिया, वी आई एक्स और ए एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 0। वी आई एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया वी आई कॉस थीटा, और साथ ये टी है। ये टी एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया है। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, पुट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसके बाद हमने यहाँ टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया, हमारे पास 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी आ गया। उसके बाद हमने
इनको मल्टीप्लाई किया, VA² मल्टीप्लाई हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा मैथमेटिकली sin 2 थीटा के इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये है हमारे पास रेंज। अब हमने ये बताना है कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे आती है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला लिखा, अब चूंकि sin 2 थीटा यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ रेंज का आंसर मैक्सिमम तब आएगा जब आप sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे, और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो हम लिख देते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह हम sin 90 भी लिख सकते हैं, और वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों तरफ साइन को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि sin 2 थीटा इज इक्वल टू अगर sin 90 लिखा गया है तो मैं कह सकता हूँ 2 थीटा एक्चुअली 90 के इक्वल है। 2 थीटा इज इक्वल टू 90, 2 दाएं तरफ जाके डिवाइड हुआ तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद वो कह रहा है व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे स्पीड मैक्सिमम होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होगी, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता है, इसका मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की मिनिमम होगी। यही हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। मिनिमम स्पीड कहाँ पे है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। इसके बाद मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ लैंडिंग वेयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स, वन ऑफ विच इज करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ये असल में बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। दिस इज एक्चुअली बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। G. What is meant by ballistic trajectory? The path followed by unpowered and unguided missile. बिल्कुल ठीक है। The path followed by powered ये तो नहीं हो सकता। The path followed by unpowered but guided ये भी नहीं हो सकता। The path followed by powered and guided ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जो अनपावर्ड और अनगाइडेड हो। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज अंडरगो एन इलास्टिक कोलिजन। देखिए इलास्टिक कोलिजन की पहचान ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, लेकिन मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहते हैं। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ द मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंजेस, ये तो गलत है। द मोमेंटम ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, ये तो हमेशा सही रहेगा, चाहे इलास्टिक कोलिजन है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है। थर्ड में कह रहे हैं द बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जरूरी नहीं है बल्कि ये गलत है। द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड, ये तो सरासर गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा है द मोमेंटम ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, बीटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस पूरे टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।